और ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया। ईवीएम पर सवाल, हार स्वीकार। दरअसल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव हारने लगते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। तो विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। ईवीएम पर सवाल खड़े करने का मतलब यही होता है कि हार वो अपनी समझ चुके हैं। कमलनाथ और दिग्विजय ने हार स्वीकार कर लिया और इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं वो। राहुल गांधी के एमपी में चुनावी दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक और बयान। राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश का दौरा करें, बीजेपी की सीट 190 तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा ही दिखाई देता है और जब जब कांग्रेस हारती है उनको लगता है कि अब हारने वाले हैं, तो दोष किस पे देते हैं? गरीब ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे। अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम कर रहा है। मैं दोहरा चरित्र इसलिए बोल रहा हूं कि इसी ईवीएम से कर्नाटक में चुनाव हुए, इसी ईवीएम से हिमाचल में चुनाव हुए, और मध्य प्रदेश में ईवीएम से हो रहे हैं और वही चुनाव आयोग है। तो ये डर, ये भय हार का उसके पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाना चालू कर दिया। इसका मतलब है कि उनको लग गया कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। और चलिए अब सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे। शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, शंकर प्रसाद गुप्ता जी, रवि भगत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, जसपुर की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रायमुनि भगत जी। रायमुनि के लिए सभी लोग ताली बजाइए जरा। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं आया हूं तब माता सबरी, मां कुंदरगढ़ी और शीतल माता को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय जुदेव जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना। ये पूरे क्षेत्र में राजा जुदेव जी ने अनेक विध न केवल विकास के काम करे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को सम्मान दिलाने का, उनकी सुरक्षा करने का काम भी राजा दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया था। इस अवसर पर मैं शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडादुर और संत गुरु घासीदास जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर आया हूं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है। मित्रों, ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस सरकार 70 साल से
राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। और आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जिनके पास। और चलिए अब सीधे आपको छतरपुर लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, सीधी तस्वीरें छतरपुर से। और ये दृश्य कह रहा है, साफ साफ एक ही आवाज एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, आज मैं छतरपुर का, इस पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मांगने के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। आपने देखा कि G20 का कितना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ। G20 की एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक, इस क्षेत्र में खजुराहो में संपन्न हुई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज यहां आए थे। इस कार्यक्रम को आपकी वजह से ही सफलता मिली और पूरी दुनिया में आपका गुणगान मुझे सुनने को मिलता है, तब मेरा सीना गर्व से भर जाता है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। हमारा एक छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, ये हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में, विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में, और कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे?
याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हो तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो ये दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो, वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता है। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना?
हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो, वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहां छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले हैं। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना, तो भी वो आशीर्वाद देता है, ये आपके बेटे ने यहां पर 1 लाख लोगों को पक्के घर दिए हैं। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं, उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे? हर घर में पहुंचाओगे? हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे? गरीब से गरीब को जाके बताओगे? और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा। ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे देश में घर होता है तो पति के नाम पे या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत भी पति के या पिता के नाम पर, दुकान भी पति या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पति या पिता के नाम पर। महिला के नाम कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? बहनों के नाम कुछ होता है क्या? और बढ़ते हैं आगे। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और चुनावी खबरों में कुछ और खबरें आपको बताएंगे। चुनावी घमासान में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो हाल ही में उन्होंने गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव के मामले में बीजेपी को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान और महतारी वंदन योजना को लेकर भी अपनी बात रखी है। रमन सिंह के साथ जो प्री 2 अधिकारी थे, आजकल वो नंबर 2 के और अडानी के संपर्क में, वही लोग स्टोरी प्लान कर रहे हैं और वही लोग लिख के सब स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं, जिसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। और ये बदनाम करने की साजिश, लेकिन हम तो 5-5 योजना, क्योंकि उसके पास हेल्थ का नहीं है, बिजली का नहीं है और जो गैस सिलेंडर सबके लिए नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो इस प्रकार से हमले करवा रहे हैं। पता नहीं कौन है, लेकिन किसको फायदा होगा हमले से? उसी जो घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं। और पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। 13 नवंबर का दिन तय हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में महाविजय संकल्प रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। रायपुर में यह कार्यक्रम होना है और रोड शो भी होना है रायपुर में। 13 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आगामी 70 विधानसभा चुनावों के लिए 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोपरि रखा है। और क्षेत्र से स्थानीय नेताओं के द्वारा, राज्य छत्तीसगढ़ के द्वारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की कमेटी को यह लिखा गया था बाकायदा कि प्रधानमंत्री की रैलियां ज्यादा से ज्यादा हों। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरा जारी है। रायपुर, सरायपाली, बसना, बागबारा में दौरा करेंगे। प्रदेश में कई जगहों पर सभाएं भी आज हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। शाम 4 बजे आरंग में आम सभा है। शाम 8 बजे, रात 8 बजे आपको पता है कि रायपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे। सिलसिलेवार कार्यक्रम, चारों अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जानकारी इसके लिए साझा की गई है। प्रदेश में एक तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सभाएं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए। और रायगढ़ की बात करेंगे, जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जेसीसीजे ने मधुबाई किन्नर को मैदान में उतारा है। मधुबाई किन्नर का इस सब को लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सीधे सुनाएंगे। बात कर रहे हैं रायगढ़ विधानसभा की। रायगढ़ विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ इस बार जोगी कांग्रेस से भी मधुबाई ने यहां प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे साथ बात करने के लिए आज स्वयं मौजूद है मधुबाई। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। बताएंगी क्या इस बार फिर इतिहास दोहराएगा? क्या रायगढ़ की महापौर निर्दलीय इस बार फिर से विधानसभा में विधायक के रूप में नजर आएंगी? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि फिर इस बार मैं विधानसभा लड़ रही हूँ तो मुझे जीतना है और मैं जीतूंगी ही। क्या लगता है कितना कुछ अलग है एक महापौर चुनाव और एक विधानसभा चुनाव में? देखो, तो महापौर चुनाव तो सिर्फ अपने शहर का रहता है और तो ग्रामीण में घूमना पड़ रहा है, बहुत सारे वोट मांगना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं जैसे अपने शहर पे कर रही थी, प्रचार कर रही थी, उसी टाइप से गांव में प्रचार कर रही हूँ और उसी तरीक़ा से मुझे प्यार मिल रहा है, वैसे ही प्यार मिल रहा है सारे गाँव से मुझे। और बलौदाबाजार में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आपको बताया कि 3000 किलो लाहन भी जब्त किया है। विभाग को सूचना मिली थी कि सुढेली गांव में नाले के किनारे भारी मात्रा में शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। और इस कार्रवाई में देखिए, ये वो शराब की लहन है जहां पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के समय में इस तरह की किसी भी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी की, जहां 2.5 लाख की साड़ियां मिली हैं। बता दें कि पेट्रोलिंग के दौरान 200 नग साड़ियां बरामद की गई हैं। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर का यह पूरा मामला। ये भी आपको बताएं कि पिकअप में साड़ियों को ले जाया जा रहा था। साड़ियों का बंडल जैसी पुलिस ने देखा, पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर इन साड़ियों को छोड़कर वहां से फरार हो गया। और जब साड़ियों की कीमत अनुमानित लगभग 2.5 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि चुनाव में मतदाताओं को, महिलाओं को विशेषकर ये साड़ी बांटने के लिए लाई जा रही हो सकती है। हालांकि जांच की जा रही है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।